हेलो बच्चों, कल तक मैंने आपको लोकसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ाऊँगा। तो राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा का पहला कार्य है विधायी कार्य या विधायी शक्तियाँ। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। अर्थात विधायी शक्तियों में जो शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, लगभग वही शक्ति राज्यसभा को भी प्राप्त है। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में, अवित्तीय विधेयक यानी वित्तीय विधेयक जो धन से संबंधित होते हैं, अवित्तीय विधेयक का मतलब जो धन से संबंधित विधेयक नहीं होते हैं, जिसमें साधारण विधेयक भी होते हैं और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी आते हैं। तो साधारण विधेयक में और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, इन दोनों विधेयकों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो यानी वित्तीय विधेयक या धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिस पर लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। बाकी के अन्य विधेयकों पर, अर्थात जो अवित्तीय विधेयक होते हैं, जिसमें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, उन दोनों पर दोनों सदनों को लगभग बराबर की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा जो कार्य या शक्ति है लोकसभा की, वो है संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। तो जैसे साधारण विधेयक पर दोनों सदनों को लगभग बराबर की शक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे ही संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम रखा गया, वहाँ से पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा से वह पास नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है वो समाप्त माना जाएगा या गिरा हुआ माना जाएगा। तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के बारे में दोनों सदनों को लगभग बराबर की शक्ति प्राप्त होती है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। तीसरी जो शक्ति है राज्यसभा की, वो है वित्तीय शक्ति। तो राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। कहने मतलब वित्तीय विधेयक के मामले में लोकसभा को बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को नाम मात्र की शक्ति प्रदान की गई है। तो संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, साधारण विधेयक या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही रखा जाता है। तो जब धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, वहाँ से वो पास हो जाता है, तो वो लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। या यूँ कहें कि राज्यसभा को सिर्फ धन विधेयक के मामले में इतनी ही शक्ति प्राप्त है कि वह उस विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक अपने पास रोक के रख सकता है। बाकी का जैसे राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा उन सुझावों को माने या न माने वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है।
राज्यसभा उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकती है। तो यही है अंत में कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा को यही शक्ति प्राप्त है कि वह धन विधेयक को अधिकतम अपने पास 14 दिनों तक रख सकती है। बाकी का वो धन विधेयक के मामले में कोई सुझाव देती है लोकसभा को, तो वो लोकसभा की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि वह उस सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। चौथी जो शक्ति है वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? लोकसभा, जिसके बारे में मैंने आपको पाठ की शुरुआत में बताया था कि लोकसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे प्रथम सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, जनता का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो जनता का लोकप्रिय सदन लोकसभा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। वह अपने कार्यों के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य होता है कि राज्यसभा सदस्यों को तो सिर्फ कार्यपालिका के मामले में इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकते, अर्थात उनके खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। मंत्रियों के खिलाफ या यूँ कहें कि कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही लाया जाता है। विविध शक्तियाँ यानी राज्यसभा की कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं। तो उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। तो ऐसी शक्तियाँ जो लोकसभा और राज्यसभा को बराबर मात्रा में या दोनों मिलकर के उन शक्तियों का प्रयोग करती हैं। तो उनमें एक है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, या यूँ कहें कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति। लेकिन ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते ही हैं, इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। कहने का मतलब कि जैसे देश का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश हैं या कुछ अन्य पदाधिकारियों का मतलब होता है कि जैसे आपके उच्च न्यायालयों के भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं, तो उन सब को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और वो महाभियोग प्रस्ताव संसद के द्वारा ही लाया जाता है। वो किसी भी सदन के द्वारा पहले लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा, लेकिन
उस महाभियोग प्रस्ताव का दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। जब तक वो दोनों सदनों से पास नहीं होगा तो जिस सदस्य के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है वो अपने पद से नहीं हटेगा। तो महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन वो महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा पहले लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने वाला लोकसभा भी पहले ला सकती है और राज्यसभा भी, लेकिन उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन उसके लिए पहला प्रयास या यूँ कहेंगे सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। जब राज्यसभा से वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तब उसके बाद वो लोकसभा के पास जाता है। अगर लोकसभा भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। अगला, 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। कहने मतलब जैसे देश में अगर आपातकाल लगा दिया राष्ट्रपति महोदय ने तो वह 1 महीने से ज़्यादा अगर आगे आपातकाल को जारी रखना है तो उसे दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास करना अनिवार्य है। तो ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें दोनों मिलकर के नई भूमिका निभाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम यहाँ से आगे राज्यसभा की कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं। तो ऐसी विशेष शक्तियाँ जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं है, वो निम्न है कि राज्यसभा को 2 ऐसे अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते निम्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो नंबर 1, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे हमारी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का विभाजन करने के लिए आपके 4 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। सभी में अलग अलग विषय शामिल हैं, लेकिन जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें से अगर किसी विषय के बारे में राज्यसभा को लगता है कि ये राज्य सूची का विषय हमारे देश हित के लिए है तो ऐसे विषय को वो राज्य सूची से हटा करके नहीं संघ सूची में भी शामिल कर सकती है और समवर्ती सूची में भी शामिल कर सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल करने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा को। तो इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। और दूसरी जो शक्ति है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है जैसे कोई नई नौकरियां या जैसे नया कोई विभाग बनाना,
तो नया विभाग या नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का जो कार्य है वो संसद में राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं जो सिर्फ राज्यसभा को ही हैं। पहला, अनुच्छेद 249 के अनुसार वो किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संघ सूची में या समवर्ती सूची में शामिल कर सकती है। दूसरा, वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए भी कह सकती है। तो ये तो थी आपके राज्यसभा की शक्तियाँ। अब हम यहाँ से आगे जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है यानी राष्ट्रपति, उसके बारे में पढ़ेंगे। या यूँ कहेंगे जैसे जो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जिसमें से हम व्यवस्थापिका के बारे में अब तो पढ़ते हुए आए कि व्यवस्थापिका के जो एक तरह से अंग हैं या यूँ कहेंगे जो व्यवस्थापिका का गठन जिनसे मिलकर के नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उनमें से हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे हम राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति का एक सर्वोच्च स्थान होता है क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपके कई बार ये प्रश्न कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, या यूँ कहें कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 53 में क्या उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं भी कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों यानी जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं उनके द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। तो कार्यपालिका का गठन किस किस से मिलकर के नहीं होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये सभी मिलकर के कार्यपालिका का गठन करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र का। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र का, मतलब उसको जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वास्तविक रूप में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। तो यानी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है उसका प्रधान किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कहने का मतलब भारत और ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जिनमें संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो जैसी ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है लगभग उससे मिलती जुलती ही शासन व्यवस्था हमारे भारत देश में। तो जैसे जो स्थिति हमारे भारत में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति ब्रिटेन में वहाँ के राजा या रानी जो होता है उसकी होती है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है।
तो भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है, यानी ब्रिटेन में जो सम्राट होता है ऐसी स्थिति हमारे देश में राष्ट्रपति की होती है। अब हम यहाँ से आगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, अर्थात अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। तो इसमें अब तक जैसे आप लोकसभा के बारे में पढ़ते आए, राज्यसभा के बारे में पढ़ते आए कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है, राज्यसभा का सदस्य, तो उसमें से कुछ बिंदु ऐसे हैं जो लगभग इसमें भी आएंगे कि जैसे वो है भारत का नागरिक हो, वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो। और चौथा जो पॉइंट है वो उम्र का है, लेकिन जैसे लोकसभा में उम्र होती है 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो संविधान और राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ना तो वो लोकसभा का सदस्य हो, ना राज्यसभा का, न ही विधानसभा का, न विधान परिषद। तो कहना किसी का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाएंगे।